वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो आपके रीट एग्जाम यानी पात्रता हो या मेंस हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहाँ पर भी शिक्षण विधियों यानी टीचिंग मेथड से संबंधित यदि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और आज के जो हमारे सेशन में हम हैंड रिटन से द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए थे, जो मैंने क्वालिफाई किया था शिक्षण विधियों से संबंधित सारे नोट्स, वो अपन हैंड रिटन से द्वारा इसको पूरा व्यवस्थित समझेंगे। तो बिना किसी देरी के इससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं सिलेबस में कि हाँ वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि नहीं है सिलेबस में। तो आप यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये अपना सिलेबस है ऑफिशियल 2024 का पात्रता का। तो इसमें कौन सा टॉपिक है तो अपन देखते हैं यहाँ पर कौन सा टॉपिक है। और सबसे पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। इस यूनिट को आज अपन कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन में पूरा बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन इसको कंप्लीट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधियाँ। आखिर शिक्षण विधियाँ क्या है, और मेन जो अपन पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियाँ वो हिंदी की पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षण विधियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है सभी सब्जेक्ट में। अगर अपन ने उस शिक्षण विधि में क्या होता है वो पूरा चरण वगैरह सारा व्यवस्थित देख लिया तो नो डाउट उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और शिक्षण विधियों को हम समझते हुए कंप्लीट करेंगे। और हिंदी में L1 में शिक्षण विधियों का 30 में से 15 क्वेश्चन का रोल, और L2 में 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों का हिंदी में रोल देखने को ओल्ड पेपर में अपन ने अब तक देखा उसमें अपन को देखने को मिला है। बात करें हम आज के हमारे सेशन में, सबसे पहले क्या है हम व्यवस्थित इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। यूनिट 4, 5, 6 यानी कि अपनी शिक्षण विधियों से संबंधित ये तीनों यूनिट है। और इसमें साथ ही खाली एक यूनिट अपने अभी नई जोड़ी है राजस्थानी भाषा के बारे में, उसका अपन अलग से वीडियो देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विधि क्या है? विधि को अपन डिफाइन करते हैं, विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड का हिंदी रूपांतरण है। तो आपको ध्यान में रखना है मेथड का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। और जो मेथड शब्द है, अधिकतर शब्द अपन को देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी हो गया या फिर किसी में भी जो लैटिन भाषा से हुए। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विधि का जो मेथड शब्द है वो किस भाषा से उत्पत्ति मानी गई है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के किस से बना है तो मेथड, किससे बना है, मेथड से बना है। तो एक प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया। और मेथड का जो अर्थ है वह क्या होता है, मोड या फिर रास्ता या माध्यम। क्या हो गया, रास्ता माध्यम। यानी कि आप अगर शिक्षण विधि विधि है क्या, जिस माध्यम से आप बालक को जो शिक्षा दे रहे हो वो किस मोड से दे रहे हो, किस रास्ते से दे रहे हो, किसके माध्यम से दे रहे हो, वह चीज कहलाती है विधि। क्या कहलाती है, विधि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जो अध्यापक को अपने पाठ को रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी आप कोई टीचिंग करा रहे हो विद्यालय में, तो आप किस मेथड से अपन शिक्षा दे रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, वह जो टीचिंग करवा रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, उनको बनाने के अवसर प्रदान करने देने वाली होनी चाहिए। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं कि शिक्षण विधि का उपयोग के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो अपन को इसके उपयोगिता के कारण अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षण विधियाँ शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा व तार्किक क्रम देती है। आपके सामने यदि सिलेबस नहीं होता है तो क्या आप रीट पात्रता की एक व्यवस्थित तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो विधि एक अपने सामने क्या है, एक निश्चित दिशा देती है कि हमें कौन सी यूनिट करनी है, किस प्रकार अपन को क्लास में किस प्रकार अपन को शिक्षण करवाना है। तो एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, तार्किक क्रम देती है। इसके बाद जैसे आप शिक्षण जैसे विधि है, अपन माने जैसे प्रश्नोत्तर विधि है जो कि मुख्य रूप से अधिकतर वही यूज की जाती है। प्रश्नोत्तर विधि की जाती है जिसमें क्या कहते हैं, डायरेक्टली आप जाओगे बच्चों को, जैसे आपको कुछ भी पढ़ाना है तो उससे संबंधित आप क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे, उस व्यवस्था तक लाओगे जो आपको पढ़ाना है, उस टॉपिक तक उसके इर्द गिर्द वहाँ पर बच्चों को लाने का प्रयास करोगे। एक क्रम को व्यवस्थित करने का कार्य करती है कौन, विधि करती है। तो पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, विधि की उपयोगिता किसमें है, एक निश्चित दिशा देती है, तार्किक क्रम देती है,
दूसरा देखिए, बालक व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। यदि आपने लेसन बनाया हो तो उसमें तीनों पक्ष कौन कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों के विकास हेतु शिक्षण विधियों की उपयोगिता होती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बालक के व्यवहार के कौन कौन से पक्ष होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और एक कोई और ऑप्शन डाल देंगे। लेकिन इसमें अपन को ध्यान में रखना, ये तीनों पक्ष होते हैं। इन तीनों पक्ष पर शिक्षण विधि क्या उपयोगिता होती है? इन तीनों पक्ष में कार्य करती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि विद्यार्थियों के ज्ञान और शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यदि आप पहले से तैयार हो किसी भी टॉपिक के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आप में उसके प्रति ज्ञान और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाती है। यानी आप बिल्कुल हक्का बक्का नहीं रहोगे। जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे उससे पहले यदि आपको उस टॉपिक के बारे में ज्ञान हो और आपको पता हो कि मुझे बच्चों को किस प्रकार एक्सप्लेन करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर होगा। तो ये शिक्षण विधियों की उपयोगिता में अपन को यहाँ पर 4 चीज़ें यहाँ पर अपन को ध्यान में रखनी है। विधि जो शब्द है वो मेथड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मोड, रास्ता या फिर माध्यम। इसकी उपयोगिता किसमें है? ये क्या करती है? निश्चित दिशा देती है, तार्किक क्रम देती है और बालक के व्यवहार के तीनों पक्ष को उपयोगी है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों के विकास हेतु शिक्षण विधि की क्या है? उपयोगिता, और विद्यार्थियों का ज्ञान और शिक्षक की आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में अपन ने देख लिया विधि के सारा इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनने की संभावना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बात करें भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। अब हम बात करें कौशल की। जो शिक्षण विधि है वह सीधा डिपेंड करती है आपके कौशल पर। बात करें कौशल की, कौशल क्या होता है? अध्यापक में उपस्थित ज्ञान को विद्यार्थियों को अपेक्षित स्तर तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है कौशल कहलाती है, जो कि प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जाती है। ऐसा नहीं है सीधा आपने अगर बीएड की हो व्यवस्थित तो उसमें आपको ध्यान में हो, एसटीसी की हो या बीएड की हो, आपके सामने एक सूक्ष्म कौशल करके आपकी क्लासें ली जाती थी जो कि 10 या 12 दिन ली जाती थी, जिसमें क्या करते थे, आपके सहपाठी सामने बैठते थे और आप एक एक कौशल पर वहाँ पर कार्य करते थे और पीछे एक पर्यवेक्षक के रूप में आपके टीचर बैठते थे और उसमें आपकी कमियों को जानना, पहचानना, वो सारी इसमें क्रियाएं होती थी और इसके माध्यम से आपका कौशल डेवलप किया जाता था। ऐसा नहीं है कि सीधे आपको बच्चों के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और आपको कहा कि लेसन या फिर पाठ योजना प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं किया जाता। उससे पहले आपके अंदर एक कौशल डेवलप किया जाता है और निश्चित तौर से कौशल से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। तो इसको समझ लें कौशल क्या है। अपन ने देख लिया है कि विद्यार्थियों को अपेक्षित स्तर तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है कौशल, और ये किसके माध्यम से विकसित की जाएगी? आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वही सूक्ष्म कौशल नाम से आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कौशल डेवलपमेंट के लिए ही दी जाती है। अध्यापक को इन कौशल को प्रशिक्षण किया जाना सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत गिना जाता है। यानी आप माइक्रो टीचिंग, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे एग्जामिनर देगा, लिख कर ले लो, सूक्ष्म कौशल से संबंधित। तो अब हम बात करें सूक्ष्म कौशल की। सूक्ष्म कौशल से संबंधित आपके एक प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ से किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है, क्या है? सबसे पहले तो ये प्रविधि है जो नियंत्रित स्थितियों में पूर्ण की होती है। तो डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ है पुराने एग्जाम में कि सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से है, तो आपको ध्यान में रखना है सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ऐसी प्रविधि है जो नियंत्रित स्थितियों में पूर्ण होती है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। और इसके बारे में भी फैक्चुअल क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के शिक्षा शास्त्री W. एलन महोदय ने 1954 में से 1960 के मध्य इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है सूक्ष्म शिक्षण पर सबसे पहले जो कार्य किया था वो आपको ध्यान में रखना है एलन। यहाँ से प्रश्न आपको एक तो याद करना है एलन, सबसे पहले कार्य किसने किया है? एलन। उन्होंने माना कि परंपरागत शिक्षण को नीरस विधियों में बदलकर नवाचार की आवश्यकता है। इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षण देना बेहद आवश्यक है। यानी पहले जो शिक्षण व्यवस्था थी वो अध्यापक केंद्रित थी और जिसमें केवल अध्यापक अपने व्याख्यान देता था और शिक्षक उसको सुनकर ज्ञान ग्रहण करते थे। लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार जो शिक्षण व्यवस्था है वह बालक आधारित हो जाती है और इसके लिए अपन को क्या करना होगा? अध्यापकों को प्रशिक्षण देना होगा कि किस प्रकार शिक्षण व्यवस्था की जाए। तो इस दिशा में कार्य किया था सबसे पहले एलन महोदय द्वारा। बात करें यहाँ पर अपन ने एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एलन
सबसे पहला सूक्ष्म शिक्षण का। अब बात करें यहाँ पर, उन्होंने इस विचार को गति प्रदान करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 2 विद्यार्थी किथ और एचिंसन, तो एलन के साथ 2 विद्यार्थी थे, किथ व एचिसन। यदि डीपली क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य नहीं किया, तो ये 2 नाम तो अपन को ध्यान में हो गया, एलन, किथ और एचिसन, जो उनके विद्यार्थी थे। और एचिसन का जो सहयोगी था वो कौन था? ब्रश एचिसन, ये इनके क्या है? सहयोगी थे। बात करें अपन यहाँ पर और आगे, उन्होंने 1961 में यह योजना कक्षा कक्ष में लागू कर दी। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण पर सबसे पहले जो कार्य कर लिया वो एलन द्वारा किया गया था, और 1961 में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसके अनुसार आशानुरूप परिणाम आने के पश्चात 1963 से इसे व्यापक स्तर पर लागू कर दिया गया। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 सन आपको ध्यान में रखना है। 1954 में इस पर क्या किया? सर्वप्रथम एलन ने क्या किया? कार्य किया, और एलन ने कार्य कर सबसे पहले विद्यालय में लागू किया 1961 में, और 1963 में व्यापक रूप से कार्य किया। सबसे पहले जो विद्यालय में लागू किया वह 1961 में, और व्यापक रूप से कार्य किया है 1963 में, व्यापक रूप से। तो एलन ने ये कार्य अपन ने सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित डायरेक्टली ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किसने किया? तो एलन ने किया। इनके सहयोगी कौन थे? किथ और एचिसन थे। और इससे संबंधित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पर ये सारे शोध हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने रोबोट, ब्रश और एचिसन के सहयोग से कक्षा कक्ष में 1961 में लागू कर दिया, व्यापक स्तर पर 1963 में। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अपन ने ये चीज यहाँ पर देख ली है। बात करें आगे अपन, अब जब बात की जा रही है सूक्ष्म शिक्षण की बाहर की चीजों का, तो अब अपने डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, भारत में एनसीईआरटी ने 1961 में स्थापना उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र बड़ौदा CASE बड़ौदा गुजरात के सहयोग से 1975 में लागू की। बात करें यहाँ पर भारत में कब लागू की जाती है? 1975 भारत में एनसीईआरटी द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है भारत में कब होती है? 1975 द्वारा। और यहाँ पर कक्षा कक्ष शिक्षण में की प्रविधि नहीं बल्कि प्रशिक्षण की तकनीक है। भारत में इसे क्या माना है? ये प्रविधि न मानकर इसको क्या माना है? प्रशिक्षण की तकनीक है। इसमें एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, यानी कि आपको जो कौशल दिए गए थे वो अलग अलग, प्रस्तावना कौशल, सामपट कौशल, सारे अलग अलग कौशल का एक समय पर क्या किया था? एक कौशल का ही डेवलपमेंट आपके अंदर किया गया था। तो इसमें 5 से 10 मिनट की पाठ योजना बनाई जाती है। तो प्रश्न बन जाता है सीधा, सूक्ष्म शिक्षण में कितने समय की पाठ योजना बनाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है 5 से 10 मिनट की योजना बनाई जाती है। और बात करें सहपाठी निरीक्षणकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। यदि आपने बीएड रेगुलर की है तो आपको ध्यान होगा कि सहपाठी आपके सामने बैठते हैं और आप इसमें कार्य करते हैं। चलो, सहपाठी निरीक्षणकर्ता की भूमिका निभाते हैं। सहपाठी सामने बैठ जाएंगे और आपका निरीक्षण करते हुए आपकी कमियों को भी जानेंगे और खुद की कमियों को भी यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रक्रिया एक चक्र रूप में चलती है। तो डायरेक्टली प्रश्न बना था सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है, तो डायरेक्टली आंसर आपको ध्यान रखना है चक्रीय प्रक्रिया। क्या है? एक चक्रीय प्रक्रिया। और चक्रीय प्रक्रिया क्यों है तो इसको यहाँ पर अपन समझते हैं। सबसे पहले आपको बनानी होगी पाठ योजना। क्या बनानी होगी? पाठ योजना। और पाठ योजना को विद्यालय में आपके सहपाठियों के सामने आपको दूसरा जो पॉइंट है वह करना होगा, प्रस्तुतिकरण करना होगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, उसमें क्या कमियां है उसके लिए आपको दी जाएगी प्रतिपुष्टि दी जाएगी, और उन कमियों को दूर करते हुए आपको पुनः वही पाठ योजना आपको बनानी होगी, और उसी पाठ योजना को आपको पुनः क्या करना होगा? प्रस्तुतिकरण होगा, और अंत में आपका क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि की जाएगी। इस प्रकार की ये पूरी चक्रीय व्यवस्था चलती है, इसलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रणाली कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखो, चक्रीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय प्रणाली। अब बात करें अपन आगे,
सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल की दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद अगले कौशल का अभ्यास कराया जाता है। जैसे आपने सबसे पहले शामपट पर कार्य कर लिया, तो उसके बाद प्रश्नोत्तर, फिर व्याख्या, इस प्रकार आगे से आगे कौशल आप डेवलप करते जाओगे। इसके द्वारा अध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। एक बार अपन डायरेक्टली अपन जाते हैं तो डायरेक्टली अपन पढ़ाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे अपन के अंदर कौशल डेवलप होता है और अपन में अंदर क्या आ जाता है, विश्वास आ जाता है। और सभी कौशलों को सीख जाने के बाद अध्यापक कक्षा में उसका समुचित प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि आपने कौशल सीख लिया, उसका उपयोग आप कहाँ करोगे, कक्षा में करोगे। इसकी सहायता से शिक्षण प्रभावी होता है, वातावरण भी प्रभावी होता है। यदि आपने पहले ही सीख लिया कि मेरे को कैसे व्याख्या करनी है, किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाना है, कैसे पुनर्बलन देना है, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप निश्चित तौर पर आप शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित कर पाओगे। बात करें आगे, विद्यार्थियों को रुचि में वृद्धि होगी। इससे निर्धारित उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अपन किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, वो उद्देश्य इसमें क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण के अपन ने गुण देख लिए, किस प्रकार होते फैक्ट देख लिए। अब इसके दोष भी अपन को देखने होंगे, क्योंकि कोई न कोई दोष इसमें होता है। बात करें यहाँ पर दोष भी, सारे दोष इसमें एक स्लाइड में देख लेते हैं अपन। ये दोष क्या है, तो बार बार एक ही कौशल का अभ्यास कराए जाने के कारण प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता के लिए नीरस बन जाता है। यानी कि बच्चे के लिए तो बेस्ट है कि आपको तैयार किया जा रहा है, लेकिन आपको बार बार एक ही कौशल डेवलप होगा, जब तक आप सीखते नहीं हो उस कौशल पर ही कार्य किया जाता है। तो एक जो बच्चा है वो बार बार क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है सीखने वाला। समय ज़्यादा व्यर्थ होता है, एक ही कौशल पर कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर समय इसमें ज़्यादा ही लगेगा। खर्चीली पद्धति है, वास्तव में खर्चीली पद्धति है। और यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट लिख रखा, मतलब अधिगमकर्ता को एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है। अतः एक साथ सामंजस्य बैठाना कठिन होता है। आपने एक एक चीज़ें सीख ली, फिर अंत में उनको कहा जाता है कि एक साथ ये सारी चीज़ें सामंजस्य करके हुए बताओ, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यह कक्ष के लिए अनुपयोगी विधि है, साथ ही विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी विधि है। यानी कक्षा के यहाँ पर अपन जो कार्य कर रहे हैं वह सहपाठी के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, सहपाठी के साथ। अगर अपन ने वहाँ पर प्रश्न पूछा तो सामने जो बच्चे बैठे हैं वो क्या है, बड़े हैं, लेकिन अपन को कार्य कहाँ करना है, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल स्तर के अनुसार है वहाँ पर अपन को कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है वहाँ पर कि अपन को सूक्ष्म शिक्षण यहाँ पर विद्यार्थियों और कक्षा के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयोगी मानी जाती है। और अपन अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख कौशल जैसे प्रस्तावना हो गया, उनका एक एक पॉइंट को अपन विस्तार से अपन उसे कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने आज यहाँ पर क्या क्या देखा है वो अपन एक बार लास्ट में अपन देख लेते हैं क्या क्या अपन ने आज देखा है। अपन ने आज देखा है सबसे पहले विधि क्या है। विधि का जो अर्थ है वो लैटिन भाषा से माना जाता है, मेथड, और जिसका अर्थ क्या है, रास्ता, मोड, ये सारी चीज़ें क्या है। और विधि का अपन ने देख लिया, और विधि के क्या उपयोग है वो अपन ने देखे, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा है कौशल, और कौशल में सबसे पहले कौशल क्या होता है, प्रविधि है। और कौशल में भी अपन ने देखा सूक्ष्म शिक्षण, क्या देखा है, सूक्ष्म शिक्षण। और सूक्ष्म शिक्षण का जो फैक्ट है, सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किसने किया है, एलन ने किया है। इनके सहयोगी कौन है, कीथ एचिसन इसे। और सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है, जो 5 से 10। इसके गुण देख लिए, इसको कब भारत में लागू किया जाता है, 1975। और मेरा कमेंट में आपको आंसर बताना है, भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये आज का आपका होमवर्क है। और अपन ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है। इसके साथ ही अपन ने सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोष देख लिए। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे वह देखेंगे अपन इससे संबंधित सूक्ष्म कौशल से संबंधित जो सारे कौशल है, एक एक कौशल है, जैसे शामपट हो गया, प्रस्तावना हो गया, उन सारे की डिटेल अपन देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो उतना ही। थैंक यू सो मच।